हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल शर्मा इकोनॉमिक्स क्लासेस। हम जो है अब तक जो पढ़ रहे थे वो हमारा फोर्थ चैप्टर है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। और उसकी जो हमने लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो हमने बनाई थी कि सेकंड जो हमारा मेथड था इनकम मेथड। हमने फर्स्ट मेथड किया था वैल्यू एडिड मेथड, सेकंड जो किया था वो था हमारा इनकम मेथड्स, और जो नेक्स्ट वन जो होएगा वो हमारा होगा एक्सपेंडिचर मेथड। तो अभी हमारा सेकंड मेथड अप्रोक्स जो फिनिश होने को है, तो उसके बाद जो करेंगे वो हम क्या करेंगे, हमारी इसकी जो प्रिकॉशंस क्या होंगी जब हम इनकम को ऐड करेंगे, या फिर हम जो वैल्यू एडिशन इनकम मेथड्स के जरिए जो अपनी मतलब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो नेशनल इनकम हमने कैलकुलेट करनी है। नेशनल इनकम को जो शॉर्ट में हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, हमने बताया था कि हमारे पास जो इनकम थी वो ट्रांसफर और फैक्ट्री दो तरह की इनकम थी। फैक्ट्री इनकम को हमने जो है ऐड करना है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त, बट वो कौन सी इनकम जो है फैक्ट्री इनकम है हमें कैसे क्या ऐड करनी है वो हमने बताया था कि हमारी लगभग जो ऑल ओवर जो बांटी गई है वो हमारी तीन तरह की इनकम होती हैं। फर्स्ट अगर हमने बात करें, वैसे तो 4 फैक्टर प्रोडक्शन बताए थे, उनको जो फैक्ट्री सर्विसेज के बदले जो हम पेमेंट करेंगे वही हमारी फैक्ट्री इनकम है। बट जो 4 टाइप जो फैक्ट्री इनकम जो हमने बताई थी उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमने बताया था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सारे की सारी फैसिलिटीज इन कैश और इन काइंड्स, जो सैलरीज या फिर उनको कोई ना कोई रिटायर बेनिफिट जो दिया जाता है या फिर वेज या सैलरी जो दी जाती है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहलाता है, वो हमने बताया था लास्ट वीडियो में। सेकंड हमने बताया था कि हमारे पास जो है ऑपरेटिंग सरप्लस या ऑपरेटिंग इनकम की बात की थी। ऑपरेटिंग इनकम क्या है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताए। लेबर को हटा दो, लेबर के बाद जो भी बचते हैं आपके 3 जो बचे हैं, रेंट, जो कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और जो लास्ट में जो प्रॉफिट का पार्ट, वो तीनों ही आपके जो है ऑपरेटिंग इनकम कहलाती हैं। ऑपरेटिंग इनकम के अंदर फिर हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट जो होता है वो हमारा एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। उसके बाद थर्ड वन जो बताया था वो था कि कॉर्पोरेशन टैक्स हमें प्रॉफिट में से ही पे करना होता है। फिर लास्ट में जो हमने बात की थी वो क्या था, हमारे पास मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्यों बताया था कि हर बार जो है कोई प्रोड्यूसर सारी की सारी फैक्ट्री सर्विसेज हायर करे, ये जरूरी नहीं होता, बट क्या होता है वो कुछ ना कुछ अपनी फैमिली इनकम मान लेते हैं, फैमिली लेबर को कुछ ना कुछ जो है अपने खुद के जो ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो यूज़ कर लेता है। सो हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि कौन सी इनकम लेबर को जाएगी, रेंट को जाएगी, या कैपिटल के बदले इंटरेस्ट को जाएगी, या इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट बांटे, कि कौन सी इनकम कहाँ से हमने जो है क्रिएट की है वो प्रॉपरली हम पता नहीं लगा पाते। इसलिए हम जो है सारे की सारी इनकम को एक नाम दे देते हैं, वो हमारी है मिक्स्ड इनकम। ठीक है, ये हमारी जो बातें थी इनकम मेथड्स में। अब ये इनकम जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे हमारी निकल जाती है। जब हम सारे के सारे फैक्ट्री इनकम्स को ऐड कर देते हैं हमारी, तो एनडीपी एफसी निकलाती है। और हमें निकालना क्या होता है, ये होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम, निकालनी है हमने नेशनल इनकम। एनडीपी एफसी इज डोमेस्टिक इनकम, बट निकालनी है एनएनपी एफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वो कैसे निकलेगी, अब जब हमारे पास डोमेस्टिक इनकम है, मतलब हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जो हमने कमाया है हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा, वो हमने ऐड कर दिया तो डोमेस्टिक इनकम है। बट निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या आगे हमारे जो रेजिडेंट हैं वो बाहर से अगर इनकम कमा के लेके आते तो वो और ऐड करनी है हमें। तो वो ऐड करने के लिए हमें कुछ ना कुछ बाहर से जो हमने बाहर पेमेंट की है वो माइनस करेंगे, जो हमें रिसिप्ट हुई है वो ऐड करना है। तो ऐड लेस करके हमारे पास जो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकाल लेते हैं हम। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होता है, उसको अगर हम डोमेस्टिक इनकम के अंदर ऐड कर दें तो हमारे पास नेशनल इनकम निकल आती है, जिसको हम बोलते हैं एनएनपी एफसी। एनएनपी एफसी निकल जाती है। तो ये कैसे निकालते हैं, जब हम इसको ऐड करते हैं हमारी इनकम को तो कुछ सावधानियाँ होती हैं, प्रिकॉशंस होती हैं, वो क्या होते हैं वो आज की वीडियो में हमें जिक्र करना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे प्रिकॉशन क्या होता है, ट्रांसफर अर्निंग्स। यहाँ आपने जो देखना है एक साइड में मैंने टिक मार्क या क्रॉस का साइन लगा रखा है, ये इधर देखो। तो ये क्या बताते हैं कि कौन सी अगर हम क्रॉस करते हैं तो मतलब हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त, एस्टिमेट करते वक्त हमें ये ऐड नहीं करना। अगर ये टिक है राइट ठीक वाला तो वो क्या है कि हमें ऐड करने है। तो देखते हैं एक बार क्या। फर्स्ट हमने बताया ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, बाकी आपकी जो पॉकेट मनी है, स्कॉलरशिप हैं, वो सारे के सारे जो अभी दो पेंशन हैं,
या फिर आपको कोई मतलब बिना फैक्ट्री सर्विसेज पे किए आपको कोई भी पैसा मिल जाए, लाइक चैरिटी और डोनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपकी ट्रांसफर अर्निंग कहलाती है। हमने लास्ट में डिस्कस किया ही था। तो ये सारे की सारी इनकम है हमने पहले ही क्लियर कर रखा है कि ओनली जो फैक्टर इनकम होती है, मतलब जो हमारी अर्नड इनकम होती है, वही हमने ऐड करनी है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त। दूसरी जो इनकम है कोई भी हमें इसके अंदर ऐड नहीं करनी। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज क्या होती है? जो आप गैम्बलिंग करते हो, जुआ खेलते हो, या फिर आप जो है कोई लॉटरी थेफ्ट वगैरह हो जाती है, आप चोरी करते हो, चोरी जुआ, ये सारे की सारी जो चीज़ें आपकी इलीगल एक्टिविटी है हमारी गवर्नमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें इसके अंदर ऐड नहीं करनी है, क्योंकि एग्जैक्ट जो है वो कितना इसने कमाई की है, कितना जो हम पता लगा ही नहीं पाते। तो एग्जैक्ट इनकम हमें पता नहीं होगी तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू। उसके बाद है कमीशन पेड ऑन द सेल परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड। ये हमें फर्स्ट मेथड जो वैल्यू एडिट किया तब भी हमारी प्रिकॉशंस यही थी, सेकंड हैंड गुड्स के बदले हम कोई सर्विसेज देते हैं जब सेल परचेज करते हैं तो सेल परचेज करने के बाद जो हमने सर्विसेज दी हैं तो वो तो हमारे जो है उसके बदले कमीशन मिलना जायज़ है, और कमीशन मिलेगा तो बेसिक से सेकंड हैंड गुड क्यों ना हो, वो हमें ऐड करनी है। नेक्स्ट वन है ब्रोकरेज ऑन सेल परचेज ऑफ शेयर। ये ध्यान रखना, जब हम सर्विसेज देते हैं तो वो सर्विसेज सेल परचेज जो कमोडिटीज को लेकर करते हैं उनकी सर्विसेज देंगे तो हमें कमीशन मिलेगा। बट जब सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो सिक्योरिटीज के बीच में जो एजेंट होएगा शेयर परचेज के लिए उसको हम ब्रोकर बोलते हैं, और ब्रोकर को जो पेमेंट की जाएगी एज ए कमीशन के रूप में बोल दो, उसको हम नाम देते हैं ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज या तो शेयर के ऊपर या डिवेंचर्स के ऊपर या फिर बॉन्ड्स के ऊपर जो भी उसे मिलेगी वो उसने ऐड करनी है। मतलब फर्स्ट दो इनकम हमारी जो है, एक तो ओल्ड एज ट्रांसफर जो हमने पेंशन वगैरह की बात की थी वो, दूसरा जो है इलीगल एक्टिविटीज के जरिए कोई इनकम हुई थी वो, ये दो तो हमने ऐड नहीं करनी है। नेक्स्ट में हमने बताया सेल परचेज के बदले जो कमीशन मिलता है, कमीशन सेकंड हैंड गुड्स के ऊपर बेसिक क्यों ना मिला हो, हमें ऐड करना ही करना है कैलकुलेट करते वक्त नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड्स। नेक्स्ट है परचेज शेयर्स, जो बॉन्ड्स और शेयर जो परचेज करते हैं, सेल परचेज करते हैं, उसके बदले जो ब्रोकरेज मिलेगा वो एक फैक्ट्री इनकम कहलाएगी, क्योंकि उसने अपनी सर्विसेज दी हैं, तो फैक्ट्री इनकम है, तो वो हमने क्या है ऐड करनी है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेक्स्ट है हमारी इनकम इन टर्म ऑफ वाइनफेल गेम्स। वाइनफेल गेम्स क्या होता है? आकस्मिक, अचानक से, कंटीजेंटली जो आपको कोई पैसा मिल जाए, कोई आपकी इनकम हो जाए, आपको पता ही नहीं, आपकी लॉटरी लगने वाली बात एकदम से लॉटरी लग जाए 1 करोड़ की, तो वो आपका क्या वाइनफेल गेम है। जुआ, स्पिन गेम जो आपके मोबाइल फोन्स में आते हैं वो सारे के सारे वाइनफेल गेम्स होते हैं। लॉटरी वगैरह का ये सारे के सारे जहाँ से कोई आपकी इनकम आ जाती है तो वो आपके वाइनफेल गेम्स के जरिए मानी गई होती है। और जब वाइनफेल की बात करते हैं या गैम्बलिंग की बात करते हैं या फिर इलीगल एक्टिविटीज की बात करेंगे, सारी की सारी है हमने ऐड नहीं करनी है, वो हमने क्या कर देना, इसको क्रॉस लगा दिया भाई। अब नेक्स्ट वन है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है? हमारा जो खुद के यूज के लिए जो हम घर अपना यूज कर रहे हैं ना, उसको हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी घर हो हमारे देश में उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है। बेसिक से उसको हमने कहीं किराया बिना दिया हो और कुछ तो वैल्यू है, और कुछ वैल्यू है तो उसको हम ये मान के चलते हैं, एस्टिमेट लगा के चलते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू है। अगर कुछ वैल्यू हम उसका एस्टिमेट लगाते हैं वो वैल्यू उसकी इम्प्यूटेड रेंट कहलाती है, और इम्प्यूटेड रेंट है उसको हमने जो है ऐड करना है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। नेक्स्ट है हमारा 7th पॉइंट, कोरस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन ऑफ फॉर सेल्फ कंजम्पशन। हमने जब इनकम मेथड किया था तो उसके अंदर एग्जाम्पल लिया था कि अगर कोई प्रोड्यूसर गाड़ियाँ बनाता है तो वो क्या करता है, उसकी जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है उसको रन करने के लिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को लेके आता है और लेके जाता है, मतलब उनको घर ड्रॉप करता है। पिक एंड ड्रॉप के लिए अपनी एक गाड़ी उसने यूज में रख ली, बट जैसे गाड़ी वो खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखता है, यूज के लिए रखता है, तो क्या हम उसकी मार्केट वैल्यू 0 मान लें? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उस गाड़ी के जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा है कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, इसलिए हम जो बोलते हैं कि जब भी हम एस्टिमेशन करते हैं वैल्यू, मतलब इनकम का वैल्यू, जब हमारी कितनी नेशनल इनकम की वैल्यू हुई है, कितनी नेशनल इनकम हुई है इनकम मेथड के जरिए, तो जब भी हम बात करें सेल्फ कंजम्पशन की तो उसके अंदर हमें ये है ऐड करना ही करना है हमारा एस्टिमेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारा वंस प्रॉफिट इज एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम देन कॉर्पोरेट टैक्स डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो हमारा हमने बताया था कि भाई हमारा जो
ऑपरेटिंग इनकम जो होती है वो होती है, उसके अंदर काउंट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, डिविडेंड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, और जो हमारा जो है कॉर्पोरेशन टैक्स है। ये चारों पार्ट हमने प्रॉफिट के ही पार्ट बताए थे। बट अगर हम बात करते हैं कि अगला प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेशन के टाइम पे कर लिया कैलकुलेट, उसको हमने मेंशन कर लिया, तो जब उसके बाद कोई भी अगर हमारे पास ये आइटम दिखता है सेपरेटली, तो उसको हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त दोबारा से मतलब सेपरेटली उनको हमें एस्टिमेशन के टाइम पे ऐड नहीं करना है। फिर से बताते हैं, अगर हमने प्रॉफिट वर्ड यूज कर लिया है तो हमारे मेथड्स के टाइम पे यूज करते वक्त उसको प्रॉफिट का जो सिंपल एक जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर दिया, ऐड कर दिया, तो उसके बाद बेसिक से हमारे पास सेपरेटली ये पॉइंट दिखे हमें, इनको हमें दोबारा से ऐड नहीं करना, क्योंकि ये सारे के सारे प्रॉफिट का ही हिस्सा होते हैं, पार्ट होते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? हमारे जो इनकम के ऊपर जो चार्ज करते हैं गवर्नमेंट है, जो रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए हमारी इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज करती है। तो मतलब इनकम टैक्स जो ऑब्वियसली दिखता है कि इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, तो इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, तो ये मतलब हमारा जो कंपनसेशन है एम्प्लॉय है उन्हीं के अंदर की बात आ जाती है। जब हमारे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर मैं बात कहा था, हमारी जो आती है वेजेज और सैलरी इनकम होगी, पेंशन है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, रिटायरमेंट पेंशन की बात करते हैं, ना कि ट्रांसफर पेंशन जो विडो पेंशन या बुढ़ापा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ये उनकी बात नहीं है। एक्सेप्शन में बताया था कि रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट पेंशन है वो आपको ऐड करना ही करना है। तो आपको कोई सोशल सिक्योरिटी के लिए जो बेनिफिट मिलता है, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इन शॉर्ट बोल दिया, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही हिस्सा होता है हमारा इनकम टैक्स। सो दोबारा से इसको हमने ऐड नहीं करना, इट शुड नॉट बी एडेड, ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद वेजेज, सैलरी, कैश इन काइंड शुड नॉट बी एडेड सेपरेटली। भाई वेजेज और सैलरी क्यों ऐड करेंगे दोबारा से, अगर ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का ही पार्ट है? तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है, वेजेज सैलरी हो, प्रॉफिट का कोई मतलब हिस्सा एक बार लिख लेते हैं, तो उसके बाद हमने ये बात की है कि कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड, अनडिविडेंड, ये सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो बार बार इसको ऐड नहीं करना। सिंपल बात है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ गया तो वेजेज, सैलरी या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आएंगी, तो सेपरेटली इनको ऐड नहीं करना। अगर हमारे पास डिविडेंड की बात आ जाती है, प्रॉफिट की बात आ गई, तो डिविडेंड और प्रॉफिट में जो प्रॉफिट को सिलेक्ट करना है, प्रॉफिट के बाद कोई भी आइटम हमने सेपरेटली ऐड नहीं करना है। ये सारी चीजें करते हैं, और जब हम ऐसा सब कुछ ऐड कर लेते हैं, हमारी इनकम को टोटल कर लेते हैं, सम टोटल कर लेते हैं हमारी फैक्ट्री इनकम का, तो हमारे पास जो आती है वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आया कि हमने अल्टीमेटली निकालना क्या है, एनएनपी एफसी, बट हमारे पास आता क्या है एनडीपीएफसी आता है, तो इससे हमें सफल करके निकालना है एनएनपीएफसी। हमने बताया था जब नेट से नेट डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते वक्त हम एक वर्ड लेके आए थे, एंड नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब ये हमारा डोमेस्टिक था और ये हमारा नेशनल था। तो यहाँ से अगर ये गए तो यहाँ प्लस करते थे NFIA, मतलब नेशनल है हमारे पास, तो डोमेस्टिक से जाएंगे तो यहाँ करते थे माइनस NFIA। अब माइनस और प्लस NFIA क्या करते हैं कि जो हमने बाहर पेमेंट की है वो, और जो हमारे जो देश में रिसिप्ट हुई है वो हम नेट लेस करना। टोटल रिसिप्ट जो होती हैं, टोटल रिसिप्ट, कौन सी रिसिप्ट? ये फॉरेन रिसिप्ट की बात करते हैं, विदेशों से इनकम जो होती है वो, माइनस टोटल पेमेंट, ये हम करते हैं तो हमारे पास NFIA निकलता है। ये क्यों निकालते हैं? जब तक हम NDPFC की बात करेंगे तो हमारे पास होती है डोमेस्टिक इनकम, जब तक हम NDPFC की बात करेंगे तो हमारे पास होती है डोमेस्टिक इनकम, बट निकालने क्या है अल्टीमेटली हमने नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम निकालते हैं कुछ ना कुछ उसके अंदर हमने ऐड करना है, तो ऐड क्या करेंगे कि डोमेस्टिक इनकम के अंदर तो जो हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उन्होंने कितना अर्न किया है वो होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। वो फैक्ट्री कॉस्ट पे हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे, उसके अंदर ग्रोस और नेट दोनों आ जाती हैं, तो सारी की सारी बातें क्लियर है। बट कुछ एक ऐसे लोग हैं हमारे इंडियंस की बात करें तो कहीं दूसरे फॉरेन कंट्रीज में जाके कुछ अर्निंग करके लेके आते हैं, तो वो अर्निंग भी हमने ऐड करनी है, क्योंकि वो हमारे ही कंट्री के पर्सन्स की तो है, हमारे कंट्री के पीपल्स की तो है, वो जो हम ऐड कर देंगे तो हमारे कंट्री की सारी इनकम निकलती है। टोटल इनकम की बात करते हैं तो यहाँ क्या करते हैं NDPFC प्लस
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल लेते हैं तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास आता है वो क्या आ जाता है, NNP एट FC। ये हमें निकालना है। आज की वीडियो में यही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 1 से 2 इसका एग्जाम्पल करेंगे और फिर हमारा जो लास्ट मेथड होगा एक्सपेंडिचर मेथड्स, वो हम इसको क्लियर करके हमारा वाइंड अप करते हैं चैप्टर को। थैंक यू गाइस।